जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज से आप लोग के लिए जीके का इम्पोर्टेंट जो कि 20 क्वेश्चन रहने वाला है। रोज़ दोस्तों आप लोग को 20 क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही दोस्तों आप लोग करवाने वाला हूँ, ठीक है। जो कि दोस्तों आज हम लोग का ये फर्स्ट रहने वाला है। इसके पहले भी दोस्तों हम लोग बहुत सारे जीके के एमसीक्यू कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपका उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके और देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सभी से अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी और झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि दोस्तों आप लोग इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आप लोग की एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों जितना भी आप लोग को बताया जाएगा उतना आप लोग सिर्फ कर लेते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते जितना बताया जाएगा, जो जो टॉपिक हम बोलेंगे वो आप लोगों को खुद से भी पढ़ने का आ सकता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का एमसीक्यू के माध्यम से हो ही जाएगा, ठीक है। आप लोग थ्योरी को भी पढ़ते जाना है, ठीक है। आप लोग को कुछ मंथ पहले ही जीके का आप लोग 18 से 20 टॉपिक बताए थे, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ लेते तो उससे आप लोग का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मतलब आज को प्रश्न को क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया? तो दोस्तों ये आप लोग किया था मीर कासिम ने। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था, ठीक है। देखिए, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद, ठीक है, उसके दामाद था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है। अब दोस्तों बक्सर युद्ध, जैसा कि आप सभी को पता होगा, 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें दोस्तों अंग्रेज एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ठीक है। बक्सर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेज विजय हुए थे, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, ठीक है। कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। इसको आप लोग डेट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ? तो सती प्रथा की उन्मूलन की बात करते हैं, ये आप लोग का राजा राम मोहन के सहयोग से हुआ था। इसीलिए हम लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोग यहाँ से प्रश्न अगर आएगा तो आप लोग उसको सही कर सकते हैं। देखिए, सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के पहल पे, ठीक है, 1829 ईस्वी में कानून बनाकर किया था। कब? 1829 ईस्वी में सती प्रथा कानून कब मिला था? तो 1829 ईस्वी में, ठीक है ना। और दोस्तों आधुनिक भारत पुनर्जागरण के पिता के रूप में विख्यात राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ही। कब? तो 1828 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, रुद्रार क्या है? रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्र दामन से संबंधित अभिलेख की बात करते हैं, ये आप लोग का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख है। इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, शक महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ जिसको गिरनार भी कहते हैं, अभिलेख भी मौर्य साम्राज्य का इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। तो जो रुद्रदामन था ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी हुआ करता था, है ना। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का, देखिए, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया? तो किस शासक ने साहू को मुक्त किया था? तो ये आप लोग का मुअज्जम ने साहू को मुक्त किया था, ठीक है। इसलिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? यानी कि पहले का नाम क्या था? मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए बेखबर
यानी कि साहेब बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, बताइए। राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये दोस्तों राष्ट्र डिजाइन की बात करते हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने, है ना। तो देखिए संविधान सभा ने 22 जुलाई, ठीक है, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, ध्वज की भारतीय ध्वज की लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई ये आप लोग का रहता है 3, और चौड़ाई की बात करते हैं तो ये आप लोग का 2 रहता है, यानी कि 3:4 के फॉर्मेट में रहता है ये, राइट। नेक्स्ट आप लोग का, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी की बात करते हैं दोस्तों, ये आप लोग को देवप्रयाग में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में जाकर मिलती है। ठीक है, देखिए अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहाँ है? देवप्रयाग। ठीक है, और वही अलकनंदा और पिंडार का संगम की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग है। ठीक है, और एक आप जान लीजिए, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम की बात करते हैं तो ये आप लोग का विष्णुप्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम की बात करते हैं तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग का देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का जगोटा। जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। किस देश से संबंधित देश है? तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बरमुंडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमुंडा कहाँ स्थित है? तो बरमुंडा त्रिभुज अटलांटिक महासागर में स्थित है, और यह अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टोरिको और बरमुंडा को जोड़ता है, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्न में से कौन क्या है, और निम्न में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सही है? 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग को छांट के बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए आप लोग का भिलाई की बात करते हैं, भिलाई ये आप लोग का कहाँ है? छत्तीसगढ़ में से। राउरकेला की बात करते हैं, उड़ीसा में ही स्थित है। दुर्गापुर की बात करते हैं, ये आप लोग पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये तमिलनाडु सेलम, ये जो इस्पात है ये आप लोग का तमिलनाडु में, ये और बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 8 नंबर का ऑप्शन ए है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात, देखिए जलप्रपात से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप लोग जलप्रपात से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है वो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए दूध जल क्या है, दूध सागर जलप्रपात की बात करते हैं, ये गोवा में है ना। कहाँ है? गोवा में। और देखिए दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसके बीच में महावीर और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ना। और ये मांडवा नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मांडवा नदी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोग का, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग छांट के बताना है कि कौन सा मंडल सबसे गर्म होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सबसे गर्म मंडल होता है। ठीक है, और ये आप लोग का वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है। वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन होता है? तो ये क्षोभ मंडल ही होता है, राइट। और इस मंडल का गर्म होने का मुख्य कारण जलवाष्प, एरोसोल एवं विभिन्न गैसों की उपस्थिति होता है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। देखिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या रह जाएगा दोस्तों? तो ये आप लोग का अनुच्छेद 37 के तहत नहीं लाया जा सकता, बाद बाकी 40 हो गया, 47 हो गया, 44 के तहत आप लोग ला सकते हैं, राइट। तो देखिए अनुच्छेद 37 ये कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होता है, और ये राज्य सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, और ये राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है, और इसे दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राइट।
नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, वही प्रक्रिया इसमें भी आप लोगों को लागू होता है, राइट। और देखिए, आप लोग बता देना चाह रहे हैं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आप लोग जो स्टेट राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और ये एक संवैधानिक प्राधिकरण है ना, यानी कि संवैधानिक पद है एक, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? बताइए, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो ये आप लोग का 3 बार भारत में आपातकाल लग चुका है। कब कब लग चुका है तो उसको भी जान लीजिए। फर्स्ट बार 1962 ईस्वी में लगा था। सेकेंड बार आप लोग को बता देना चाह रहे 1971 ईस्वी में आपातकाल लगा था। एंड थर्ड बार की बात करते तो 1975 ईस्वी में लगा था, ठीक है। आपातकाल की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान की भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है। कितने में किया गया है? भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद आप लोग देखिए इसको जान लीजिए। आर्टिकल 352 युद्ध में जब मतलब लगेगा कि देश में युद्ध होने वाला है या फिर राज्य किसी कोना असुरक्षित है, तो वहाँ पे आप लोग का अनुच्छेद 352 के तहत वहाँ पे आपातकाल लगाया जाएगा, ठीक है। जिसमें से आप लोग बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। और अनुच्छेद 356 के तो राज्य में अगर कोई सरकार बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया है, ठीक है, यानी कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का संविधान, है ना। क्या है? संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता और विचार स्वतंत्रता, विश्वास स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। तो संविधान की उद्देशिका में आप लोग का आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, उद्देशिका में आप लोग को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। पहला आप लोग को विचार, है ना, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया और उपासना हो गया, राइट। देखिए, उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय हैं। कितने प्रकार की न्याय हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उद्देशिका प्रस्तावना को आप लोग देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। उद्देशिका या प्रस्तावना को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये आप लोग का जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में लाया गया था, राइट। नेक्स्ट है, अंतर्राज्य परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? अंतर्राज्य परिषद के गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो बताइए, केलर समिति दिया हुआ है, संथानम समिति है, नियोगी समिति है, सरकारिया आयोग समिति है। इसका आंसर होगा सरकारिया आयोग समिति, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आप लोग अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की बात करते हैं, यानी कि सरकारी आयोग की गठन की बात करते थे, 1983 ईस्वी में गठन हुआ था, ठीक है। और किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये बीपी सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात करते तो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 363 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया? पूरा योजना का सुझाव किसने दिया था? तो ये आप लोग का एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है ना। पूरा देखिए, पूरा जो योजना है इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज ऑफ क्या टू रूरल एरिया, ठीक है। योजना का सुझाव दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था, और ये योजना गांव को सर्व सुविधा युक्त बनाने की योजना थी, राइट। नेक्स्ट है आप लोग का, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था? इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था? राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी या फिर नरसिम्हा राव या फिर मनमोहन सिंह? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह दोस्तों जो कि भारत के ऐसे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री थे जो इसके पहले भारत के गवर्नर भी रह चुके हैं, है ना, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे।
संतोष ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से बताइए? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देखिए खेल से आप लोग एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो खेल का जो पोर्शन है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़िए जैसे कीजिए लेकिन उसको याद कर लीजिए। फुटबॉल से है, संतोष ट्रॉफी का संबंध आप लोगों को फुटबॉल से है, राइट। तो देखिए कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग का लेके आए हैं ट्रॉफी। देखिए क्रिकेट के लिए आप लोग का देखिए रणजी ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, देवघर ट्रॉफी हो गया, सीके नायडू ट्रॉफी हो गया। और उसको फुटबॉल के लिए आप लोगों को कुछ ट्रॉफी है उसको आप लोग याद कर सकें, डूरंड कप, रोवर्स कप, मर्डेका ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सब है ना। हॉकी का कुछ इम्पोर्टेंस ट्रॉफी देख लीजिए, बेटन कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी आदि ये सब है आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का 19 नंबर में, देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लॉन्च, पुस्तक किसने लिखा है? देखिए और पुस्तक से आप लोग का लेखक से एक प्रश्न आप लोग देखने को मिलेगा ही, 100% रहेगा, ठीक है। फ्रेडरिक लिस्ट, मिल्टन फ्राइडमैन, बिस्मार्क, हिटलर। इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? मिल्टन फ्राइडमैन, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत का, देखिए भारत का राष्ट्र वृक्ष क्या है? नीम, आम, बरगद, पीपल। तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद, ठीक है। भारत के राष्ट्र वृक्ष कौन सा है? बरगद है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं दोस्तों, और बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंथालालेंसिस, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखना ना भूले दोस्तों, और कितना आप लोग को सही होता है उसको भी आप लोग टिक लगाइए, ठीक है। और उसको कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप लोग कैसा लगा उसको भी कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी झारखंड में सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सभी के पास वीडियो पहुँच सके। और एक बात दोस्तों आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी या फिर होम साइंस या फिर सोशोलॉजी का अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग नोट्स परचेस कर सकते हैं। नोट्स आप लोग इस प्रकार के बनाए गए हैं कि आप लोग एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा गया है, ठीक है, एकदम बारीकियों से, ठीक है, एकदम बारीकियों से गहन अध्ययन करके ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। अगर आप लोग को चाहिए, अगर आप लोग को सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में जाना है ना, तो सही एक कंटेंट की आवश्यकता होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग मार्केट में तो बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, है ना, मिल जाता है ना, लेकिन वो क्या कारगर होता है? नहीं होता है। तो कारगर कैसे होगा? तो सही चीज़ को पढ़ने से, है ना। ये तो पूछेगा सिलेबस में आम दिया हुआ है और बुक में पता चल रहा है जामुन के बारे में बताया गया, और एग्जाम में क्या आएगा? आम के बारे में ही ना आएगा, और जामुन के बारे पढ़ के जाइएगा तो क्या वहाँ पे आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बेस्ट कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन को करेक्ट करना है तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को क्या बोलते, बेस्ट कंटेंट में ध्यान देने को है ना, क्वालिटी कंटेंट में ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप लोगों को सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इन सभी को आप लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप लोग चाहिएगा तो आप लोग को एक नंबर दे रहे हैं, इसमें आप लोग पेमेंट करके आप लोग को स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा, आप लोग को तुरंत 2 मिनट के अंदर में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं, 8789125229, ठीक। आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा नहीं, 200 लगने वाला है, ठीक है। 200 आप लोग पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, उसके बाद आप लोग तुरंत 2 मिनट के अंदर में आप लोग का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 200 कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का फ्यूचर का बात, आप लोग लाइफ का बात है, ठीक है। 200 तो आते जाता रहता है, एक दिन में आप लोग का 1000-2000 खर्च हो जाता है कहीं हो जाता है, इसीलिए 200 कोई इंपॉर्ट नहीं। आप लोग 239 का रिचार्ज करवा सकते हैं, तो क्या आप लोग 200 का आप लोग 200 के लिए आप लोग फ्यूचर को नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, और ये आप लोग का फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि आप लोग किसी चीज़ को पाने के लिए आपको तन मन धन तो लगाना होगा, है ना, कुछ ना कुछ आप लोग तन मन धन लगाना होगा, क्योंकि बिना तन मन धन का कुछ होता नहीं है, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग 1 महीना का 239 रुपया का रिचार्ज कर सकते हैं, तो आप लोग 200 रुपया में आप लोग अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग रामबाण कारगर होने वाला है, राइट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।